कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दृश्यम अपने रूम में वापस आ चुका था, पर तब तक दृष्टि उसके रूम से जा चुकी थी और अब वो सीधा वॉशरूम में आया। वॉशरूम में आकर अभी उसने वॉश बेसिन का टैप खोला था और अपना मुंह धो रहा था, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा एकदम से खुला और गुस्से से लाल होते हुए आयत अंदर की तरफ आई। दृश्यम खुद को आईने में देख रहा था, पर जैसे ही उसने अपने पीछे खड़ी आयत को देखा उसके होश उड़ गए। वो तुरंत उसकी तरफ घूमते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे वॉशरूम में आने की? वैसे तो बड़े लेक्चर देती हो तुम कि मेरी रूम में मेरी इजाज़त के बिना कैसे आए, मुझे मेरी इजाज़त के बिना टच कैसे किया। अभी वो बोल ही रहा था कि आयत ने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई। सामने ही उसे एक बकेट नज़र आई जिसमें पानी था और अब उसने अपने हाथों से वो बकेट उठाई और अगले ही पल सीधा दृश्यम के मुंह की तरफ उड़ेल दिया। वो पानी सीधा दृश्यम के मुंह पर आकर गिरा और उसके होश उड़ गए। आयत ने अब वो बकेट जोर से नीचे ज़मीन पर फेंकी और बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा, अगली बार बेशक से मेरी बुखार से तड़प तड़प कर जान निकल जाए, लेकिन आपको मुझ पर कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने मैं कहीं सड़क पर भी गिरी हुई हूँ और मेरी जान निकल रही हो तो बेशक से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर साइड से निकल जाइएगा, लेकिन मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान मत कीजिएगा। उसकी बात पर दृश्यम बुरी तरह से चौंक गया। वो तुरंत बोला, मतलब तुम्हें पता चल गया कि कल तुम्हें बुखार था और मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था और बदले में तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे ये करने पर मैं शांत रह जाऊंगा? आयत दांत पीसते हुए बोली, क्या करेंगे आप? कर भी क्या सकते हैं आप? सिर्फ चोरी छुपे मेरे कमरे में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम झट से बोला, दृश्यम मल्होत्रा को कुछ भी चोरी छुपे करने की ज़रूरत नहीं है, उसे जो करना है वो सामने से कर लेगा। ये बोलकर उसने अचानक से ही आयत की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे धकेलते हुए पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। आयत के भी होश उड़ गए थे और उसके पैर अब लगातार पीछे की तरफ जा रहे थे। वो रुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दृश्यम ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ था और अब अचानक से ही उसने आयत को छोड़ा तो आयत ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर संभाल नहीं पाई और फिर दूसरे ही पल वो पीछे बाथ टब में गिरी जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। पूरा पानी एकदम से ऊपर की तरफ उठा। आयत बिल्कुल अंदर तक जाकर गिरी थी और इतना ही काफ़ी नहीं था, दृश्यम अब खुद भी बाथ टब के अंदर आया। आयत अभी वहाँ से निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि दृश्यम ने एक बार फिर से उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसे पानी के अंदर डुबो दिया। आयत एकदम से छटपटाने लगी और उसने जोर से अपना पैर ऊपर की तरफ उठाया और सीधा दृश्यम के पैरों के बीचों बीच दे मारा। दृश्यम की हल्की सी आह निकल गई, उसका हाथ आयत के ऊपर से हट गया और आयत अब एकदम से गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठी। उसकी गहरी निगाहें दृश्यम पर थी, जिसने अपनी बॉडी पर अपना हाथ रखा हुआ था और गुस्से से आयत की तरफ देख रहा था। और अब आयत पानी में फड़फड़ाते हुए बाहर की तरफ निकली। इस वक्त उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी। अगर कुछ वक्त दृश्यम उसे नहीं छोड़ता तो पक्का उसकी सांसें चोक हो जाती और उसे कुछ भी हो सकता था। अब वो गुस्से से दृश्यम की तरफ देख रही थी और दृश्यम की आंखें भी आग उगल रही थी। आयत उसके बिल्कुल करीब आई और अगले ही पल उसने दृश्यम के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया तो दृश्यम पानी में पीछे की तरफ लेट गया। लेकिन अकेला नहीं, बल्कि उसने आयत का हाथ भी कसकर पकड़ लिया था और उसे भी अपने साथ खींच लिया था और वो अब पूरी तरह से ही पानी के अंदर लेट गया था। आयत ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दृश्यम ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया और जानबूझकर पानी के अंदर रहा, क्योंकि वो तो पानी के अंदर डेफिनेटली रह सकता था। बेशक से कोई 1 घंटा उसे पानी के अंदर रहने का चैलेंज दे दे, लेकिन आयत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो 4-5 मिनट का ही था। और सच में अब वो दृश्यम की पकड़ में फड़फड़ाने लगी थी, खुद को उससे छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी थी, लेकिन दृश्यम उसे छोड़ भी नहीं रहा था। आयत पानी में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वरना पानी उसके अंदर चला जाता। और अब जब उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो उसकी हार्ट बीट स्किप होने लगी। उसकी आंखें ही बता रही थी कि अब पानी के अंदर रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है।
लेकिन दृश्यम ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा और फाइनली जब आयत की बॉडी पूरी तरह से ढीली पड़ने लगी क्योंकि बुखार की वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, तो दृश्यम एकदम से उसे लेकर ऊपर की तरफ उठा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शायद अब तुम्हें सबक मिल गया होगा कि बेशक से तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो लेकिन दृश्यम मल्होत्रा के साथ बदतमीज़ी नहीं करो, वरना तुम्हारी बदतमीज़ी का तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि फिर तुम ना कोई सवाल करने लायक रहोगी और ना ही कोई जवाब देने लायक रहोगी। आयत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। सबक मुझे नहीं, सबक तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें किसने कहा था कि महान बनो और दूसरों की हेल्प करो, जबकि दूसरों ने तुमसे हेल्प मांगी तक नहीं। मैं आयत सिंघानिया आज पूरी तरह अपने होशो हवास में तुमसे कहती हूँ कि बेशक से मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मुझ पर एहसान मत करना। और अभी जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तो बस इतना ही कहूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर मल्होत्रा। अगर तुम्हें लगता है कि ये शादी हो गई है और तुम सब जीत गए तो भूल जाओ। आयत सिंघानिया कभी भी कुछ भी कर सकती है और अब उसके दांव के लिए तुम तैयार रहना। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और फिर वहाँ से जाने लगी। दृश्यम ने एक बार फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन इस बार वो दोनों पानी के अंदर नहीं गए बल्कि आयत बस उसके सीने पर जाकर गिरी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, वरना मैं सच बता रहा हूँ आयत सिंघानिया, तुम बुरी तरह से हार जाओगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी आयरा मिल रही है, वरना मैं लोगों को इतना भाव देता नहीं हूँ जितना मैंने तुम्हें दे दिया। आयत एटीट्यूड से बोली। आयत सिंघानिया को तुम्हारे भाव की ज़रूरत भी नहीं है, तो अपना भाव अपनी जेब में डालो और आयत सिंघानिया की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। ये बोलकर उसने खुद को पीछे खींचा और फिर गुस्से से कुछ पल दृश्यम को देखती रही। दृश्यम झट से बोला, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? आयत बस तिरछा मुस्कुराई और पानी से बाहर निकल गई। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसके कपड़ों में उसकी बॉडी काफ़ी हद तक रिवील हो रही थी। दृश्यम ने जब उसे वॉशरूम से बाहर जाते हुए देखा तो तुरंत बोला, तुम ऐसे बाहर मत जाओ, आई मीन प्लीज़ अपने ऊपर टॉवेल लपेट लो। उसकी बात सुनकर आयत के कदम रुक गए। उसने पलटकर दृश्यम की तरफ देखा और गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरे तमाशे की फिक्र मत करो मिस्टर मल्होत्रा, उस तमाशे का इंतज़ार करो जो अब तुम्हारी लाइफ में होगा। ये बोलकर वो तुरंत बाहर निकल गई। उसकी बॉडी पानी से इस कदर भीगी हुई थी कि वो हल्का हल्का कांपने लगी थी और उसके बालों से, उसकी बॉडी से, उसके कपड़ों से पानी की बूंदें नीचे ज़मीन पर गिर रही थी। दृष्टि और नील उन दोनों का ब्रेकफास्ट टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ना तो आयत आई और ना ही दृश्यम। और अब दृष्टि की नज़र आयत पर गई, जो ऐसे भीगे हुए अपने रूम में जा रही थी, तो वो समझ गई थी कि एक बार फिर से दृश्यम और आयत के बीच ज़रूर कोई पंगा हुआ होगा। उसने माथा पीटते हुए कहा, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरा बेटा इसे मोम बना दे, ये जो पत्थर बनकर इधर उधर घूमती है इसके भी दिल को धड़कना सिखा दे, और वहाँ वो तो खुद आग बना हुआ है। अब आग और पेट्रोल दोनों ही एक साथ भिड़ेंगे तो धमाका तो होगा ही ना। उसकी बात पर नील हंसा और बोला, उनका धमाका, वो लोग खुद ब खुद उस धमाके पर पानी डाल लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारी तबीयत पर ज़रा सा भी असर पड़ा तो ऐसी जगह पर लेकर जाऊँगा तुम्हें जहाँ से तुम 6 महीने से पहले वापस नहीं आ पाओगी। इसलिए ज़रा सोच समझकर किसी चीज़ की टेंशन लेना, वरना प्राइवेट जेट हम दोनों के लिए हमेशा रेडी रहता है, ये तो तुम जानती हो ना। उसकी बात पर दृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी जान। उसकी ये बात सुनकर नील अब अपनी जगह से उठा। दृष्टि भी उसके साथ खड़ी हुई। नील ने अब उसके माथे को हल्का सा चूमा और फिर अपना बैग और जैकेट लेकर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आयत अपनी रूम में थी और गुस्से से शिविर कर रही थी, और दूसरी तरफ दृश्यम भी इस वक्त वॉश बेसिन पर झुककर खड़ा था और सोच रहा था कि आयत कहीं सब कुछ बर्बाद ना कर दे। उसे आयत पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फिलहाल वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो बस देखना चाहता था कि आयत कुछ करती भी है या नहीं।
अगर उसने कुछ किया तभी वो आगे कुछ सोचेगा, वरना हो सकता है आयत यूं ही बोलकर चली गई हो लेकिन वो कुछ ना करे। वहीं दृष्टि ने एक सर्वेंट को ब्रेकफास्ट ऊपर आयत के रूम में ही लेकर जाने को कहा और खुद अपने रूम में आ गई। नील के जाने के कुछ देर बाद वो रेस्ट करती थी, तो अभी वो फिलहाल रेस्ट करने ही अपने रूम में आई थी। उसके कहने पर एक सर्वेंट आयत और शहर के लिए खाना लेकर उनके रूम में आई, लेकिन वहां जाकर उसके होश उड़ गए। आयत ने शहर का हाथ लगभग से पकड़ा हुआ था और उसे लेकर रूम से बाहर ही निकल रही थी, और उसके हाथ में उसका पर्स और उसका बैग भी था। उस सर्वेंट ने जल्दी से पूछा, आप कहीं पर जा रही हैं क्या मैडम? आयत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ सांस लेने से पहले भी लोगों से इजाज़त लेनी होगी, और वो भी उन लोगों से जो यहाँ पर काम करते हैं। उसकी बात पर उस सर्वेंट का चेहरा उतर गया था, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। दृष्टि और नील दोनों ही अपने घर के सर्वेंट को भी बहुत प्यार से रखते थे। बेशक दृश्यम कभी कभी गुस्सा कर जाता था और नील भी कभी दृष्टि के लिए ओवर जैसी होकर उन्हें डांट देता था, लेकिन इस तरह की इंसल्टिंग बातें वो लोग नहीं करते थे। अब वो सर्वेंट चुपचाप साइड में हो गई और आयत शहर का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। उसके होठों पर फिलहाल तिरछी मुस्कुराहट थी। वो बाहर आई और बाहर ऑलरेडी उसने अपने लिए कैब मंगवा रखी थी। वो उस कैब में बैठकर वहां से निकल चुकी थी, जबकि इन सब बातों से अनजान दृश्यम अभी भी अपने रूम में था और रेडी हो रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद दृश्यम रेडी होकर रूम से बाहर निकला। उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखा, जहाँ पर सुबह के 11 बज रहे थे। वो खुद से ही बोला, उस पागल के चक्कर में मैं और लेट हो गया। ये बोलते हुए वो नीचे आया तो एक सर्वेंट ने उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछा। दृश्यम ने एक नज़र आयत की रूम की तरफ देखा और बोला, आप लोगों ने आयत और शहर को ब्रेकफास्ट करवा दिया क्या? वो सर्वेंट जो आयत के रूम में गई थी वो तुरंत बोली, कहाँ सर, वो मैडम तो घर पर है ही नहीं। मैं उनके रूम में ब्रेकफास्ट तो लेकर गई थी जब वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा रही थी। दृश्यम हैरानी से बोला, जा रही थी? क्या मतलब? वो जा रही थी? कहाँ गई है वो? सर्वेंट सिर झुकाकर बोली, अब वो मुझे क्या पता होगा सर। उसका जवाब सुनते हुए दृश्यम के कानों में आयत की कही हुई बातें गूंजने लगी थी और उसका चेहरा गुस्से से बेहद सख्त होने लगा था। दृश्यम दांत पीसते हुए बोला, इतना तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ खास किया भी नहीं कि तुम मेरे साथ ये बदला बदला गेम खेलोगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब इस वक्त मुझे छोड़कर जा सकती हो, जहाँ मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकता और मेरे पास ज़्यादा दिन भी नहीं है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर किसी और से शादी करूं। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तुम्हें तो मैं कहीं से भी वापस ला कर ही रहूँगा। फिर बेशक से कल के बाद तुम जहन्नुम में जाना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े और भी ज़्यादा कस लिए थे और अब वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से निकल गया था। आयत शहर के साथ वहाँ से जा चुकी थी, ऐसे में वो ब्रेकफास्ट कर भी कैसे सकता था। इस वक्त उसका दिमाग फटा जा रहा था। दृष्टि अभी भी अपने रूम में थी और रेस्ट कर रही थी। उसकी आंख लग गई थी और वो गहरी नींद में चली गई थी, इसलिए उसे किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं चला। वैसे भी नील ने सर्वेंट को मना किया हुआ था कि अगर दृष्टि रेस्ट कर रही है तो कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेशक से वो 2-3 घंटे सोती रहे, लेकिन अगर वो 3 घंटे से ज़्यादा सो रही है तो भी वो लोग दृष्टि को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि नील को कॉल करके बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आयत और शहर इस वक्त एक गाड़ी में थे। शहर आयत की तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? आयत मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना शहर कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती, मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाती। तुम्हें हमेशा मम्मा से शिकायत रहती थी ना, तो हंस मम्मा, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने वाली हैं। आज मैं तुम्हें पहले अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाऊंगी, फिर उसके बाद मॉल में। अगर टाइम बचा तो मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगी और साथ में डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। उसकी बात सुनकर शहर भी हैरान थी, क्योंकि इतना सब कुछ तो आयत कभी भी नहीं करती थी। वो जल्दी से बोली, लेकिन इतना सब कुछ क्यों मम्मा? मेरा मतलब है, हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओ, लेकिन एक ही दिन में इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है मम्मा? और हम लोग अकेले क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ सुपर हीरो क्यों नहीं जा रहे हैं? अब तो हम उनके साथ रहते हैं ना, अब तो वो भी हमारे साथ चल सकते हैं।
उसकी बात पर आयत ने सहर के गाल पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ रखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या आपको अपनी मम्मा के अलावा और किसी की ज़रूरत है? उसकी बात पर सहर पूरी तरह से खामोश हो गई। ओबीसीएस सी बात है, वो इस बात का जवाब हाँ में तो बिल्कुल नहीं दे सकती थी। उसने अपना चेहरा नामे हिला दिया और आयत ने अब मुस्कुराते हुए सहर को अपने गले से लगाया और फिर ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए भैया। ड्राइवर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वहीं आयत अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी जो अब तक तो ऑन था, लेकिन अब उसने अपना फ़ोन ऑफ किया और वापस पर्स में डाल दिया। उसके पास पैसे कैश में होते थे तो उसे अपने फ़ोन की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं थी। कुछ देर बाद वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क में पहुंचे जो मल्होत्रा मेंशन से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। सहर अम्यूज़मेंट पार्क को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी भी झलक रही थी। वो घूमना तो चाहती थी, लेकिन अब उसे दृश्यम की कमी महसूस हो रही थी। आयत ने उसका हाथ पकड़ा और टिकट काउंटर पर चली गई। उसने वहां से टिकट लिया और फिर पार्क के अंदर आ गई। वहां देखने के लिए बहुत कुछ था। तरह तरह के झूले भी थे, कुछ स्टैचू वगैरह भी बने हुए थे। खाने पीने की कुछ स्टॉल्स भी लगी हुई थी और मौसम भी अच्छा था, तो वहाँ ये सब कुछ काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था। शहर पहले मायूस थी, लेकिन अब इतने सारे झूले और बाकी सब बैलून्स और खाने पीने की स्टॉल्स देखकर अब उसका चेहरा एकदम खिल गया था। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन अमन का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से दृश्यम कुछ कहता उससे पहले ही अमन की आवाज़ आई, आई एम सो सॉरी बॉस, लेकिन हम आयत मैडम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगवा पा रहे हैं। उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, इसलिए उनकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है। तकरीबन 1 घंटे पहले उनकी लोकेशन मल्होत्रा मेंशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब शायद उन्होंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया है। शायद उनके फ़ोन की बैटरी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम दांत पीसते हुए बोला, नहीं, उसके फ़ोन की बैटरी लो नहीं हुई है, बल्कि उसने जानबूझकर अपना फ़ोन ऑफ किया है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग उसकी लोकेशन पता लगवा सकते हैं। ये वो बहुत गलत कर रही है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, कसम से ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं उसे कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। अगर उसे मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो उसने मेरे साथ शादी भी क्यों की? ओह गॉड डैम इट, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये बोलते हुए दृश्यम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसने बिना अब आगे कुछ और कहे ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और फिर एक झटके से अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा ली थी। तभी उसके दिमाग में नकुल वर्मा का ख्याल आया। उसने तुरंत नकुल वर्मा को कॉल किया और उनसे आयत के बारे में पूछा। तो नकुल वर्मा जो आज घर पर ही थे क्योंकि आज संडे था, तो उन्होंने दृश्यम को साफ साफ बता दिया कि आयत वहाँ पर नहीं आई है और ना ही उसने सुषमा जी को कॉल किया है। उनका जवाब सुनकर दृश्यम और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। नकुल जी एक बार फिर से बोले, पर क्या बात है दृश्यम, सब कुछ ठीक तो है ना? आयत ठीक तो है ना? वो कहीं तुम्हारी हेल्प करने से पीछे तो नहीं हट गई? ऐसे में तो हम केस हार जाएंगे। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम चिल्लाते हुए बोला, नहीं हारेंगे हम ये केस, बिल्कुल नहीं हारेंगे। बेशक से कोई भी कुछ भी करे, लेकिन मैं मेरी आयरा को घर वापस ला कर रहूँगा। कोई भी मुझे इस केस को जीतने से नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए अब उसका चेहरा भी बुरी तरह से कांपने लगा था। उसका गुस्सा देखकर नकुल वर्मा की तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और दृश्यम ने भी अब अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए साइड में फेंक दिया था। इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 1 घंटा बीत गया था शहर और आयत को अम्यूज़मेंट पार्क में आए हुए, और अब शहर वहाँ पर बोर होने लगी थी। आयत ने उसे झूले वगैरह दिलवा दिए थे और साथ में कुछ स्नैक्स भी रेडी करवा दिए थे, लेकिन शहर उन स्नैक्स की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता मम्मा मुझे भूख क्यों नहीं लगी, लेकिन मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। आयत ने एक पोटैटो फ्राई अपने हाथ में उठाई और शहर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लेकिन कम से कम इसे टेस्ट करके तो देखो ना बेटा, हो सकता है आपका मन कर जाए। शहर ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं अब मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना। अगर आपको मुझे कुछ खिलाना है तो मुझे मॉल लेकर चलो, मैं वहीं पर कुछ खाऊंगी। यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।
उसकी बात सुनकर आयत अब कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने वो स्नैक्स वहाँ बैठे कुछ बच्चों को दिए और बोली, आप लोग इन्हें खा लीजिएगा। उन बच्चों ने उससे स्नैक्स तुरंत ले लिए और फिर आयत शहर का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई। उसने 3-4 घंटे के लिए टिकट ली थी, लेकिन मुश्किल से वो दोनों वहाँ पर 1.5 घंटा ही रुके थे और अब वो लोग एक बार फिर से कैब में बैठकर मॉल के लिए निकल गए थे। वही दृश्यम इस वक्त गाड़ी में बैठा था। उसने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई हुई थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, ओबीसीएस सी बात है, शहर के साथ आयत अपना सामान लेकर जाती तो समझ में आता कि वो कहीं और शिफ्ट हो रही है, पर नहीं, अगर उसे शिफ्ट होना ही होगा तो मिस्टर वर्मा के यहाँ ही होगी। पर फिर आखिर वो गई कहाँ? बच्चों के साथ कौन सी जगह पर जाया जा सकता है? ये सोचते हुए वो कुछ पल के लिए रुक गया और फिर थोड़ा गहरी आवाज़ में बोला, पार्क, जू या फिर मॉल। कुछ पल अब वो खामोश रहा, फिर उसने अपनी गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट की और अपनी मंजिल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आयत की गाड़ी अब एक मॉल के बाहर आकर रुकी। अब तक दिन के लगभग से 1:30 बज गए थे। शहर मॉल को देखकर खुश होते हुए बोली, हम सुपर हीरो से पहली बार मॉल में ही मिले थे ना मम्मा, काश आज भी सुपर हीरो मॉल में आ जाएं। आयत ने उसकी बात सुनी और फिर बेहद शांत लहजे में कहा, मुझे लगता है आपको अपनी मम्मा की तो ज़रूरत ही नहीं है बेटा, आपको तो बस सुपर हीरो चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और आपके सुपर हीरो को यहाँ पर भेज देती हूँ। आप उनके साथ अच्छे से घूमिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपको आपकी मम्मा की ज़रूरत ही क्या है? उसकी बात सुनकर शहर तुरंत उसके पैरों से लिपट गई और बोली, नहीं मम्मा, मैं वो नहीं बोल रही थी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि हो सकता है ना सुपर हीरो भी मॉल में किसी काम के लिए आ जाएं और वो हमें मिल जाएं, पर ऐसा पॉसिबल हो ज़रूरी तो नहीं है ना। मुझे तो आपके साथ एंजॉय करना है, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात पर आयत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी। कुछ तो था जो उसके अंदर एकदम उसके दिल में बैठा हुआ था और वो चाह कर भी उन चीज़ों से शायद निकल नहीं पा रही थी। अब उसने शहर का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपको आपकी मम्मा से ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता बेटा, इसलिए आप किसी और के प्यार पर डिपेंड भी नहीं रहेंगी। ना आप किसी से प्यार मांगेंगी और ना ही आपको किसी के प्यार की ज़रूरत है। आपके लिए आपकी मम्मा है ना, बस वही काफ़ी हैं। उसकी बात पर शहर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर औरत उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। शहर मॉल में घूमने में खुश तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दृश्यम की कमी महसूस हो रही थी। अभी तक तो उसने दृश्यम के साथ कुछ टाइम भी नहीं बिताया था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि दृश्यम उसके साथ ही हो। पर उसने जब दृश्यम का आयत के सामने जिक्र किया और आयत ने जो जवाब दिया, उसके बाद उसकी दोबारा आयत से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब वो बस यूं ही उसके साथ मॉल घूम रही थी। आयत ने उसे आइसक्रीम खिलाई और फिर उसे किड्स एरिया की तरफ ले गई। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम की गाड़ी एम्यूजमेंट पार्क में आकर रुकी। उसने अंदर जाकर एक नज़र पूरे पार्क में घुमाई। इतना बड़ा पार्क, हर जगह पर आयत को ढूंढना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उसने सामने की तरफ देखा जहां पर टिकट्स के लिए छोटा सा काउंटर लगा हुआ था। वहीं से टिकट्स लेकर उसे अंदर जाना था। वो वहां पर आया और उसने अपने फ़ोन पर आयत की पिक्चर निकाली और टिकट काउंटर पर बैठे लड़के की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्या आज ये इस अम्यूज़मेंट पार्क में आई है? वो लड़का तुरंत बोला, यहाँ पर कौन आता है और कौन नहीं ये कैसे याद रहेगा? दिन में 500 लोग आते हैं यहाँ पर, सबके चेहरे थोड़ी ना याद रख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर दिसम के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था, पर फिर अचानक उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और फिर 5-5 सौ के 4-5 नोट निकाले और उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब थोड़ा अपने दिमाग पर लोड डालो और याद करो कि क्या आज ये लड़की यहाँ पर आई थी या नहीं। वो लड़का 500 के नोट देखकर खुश हुआ और फिर आयत की फ़ोटो को थोड़ा गौर से देखने लगा। उसने अब दिसम की तरफ देखते हुए पूछा, क्या इस लड़की के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, मुश्किल से 4-5 साल की? उसने फ़्रॉक पहनी हुई थी। उसकी बात पर दिसम की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, वो इसी की बेटी है। मुझे मुझे बस उसी की फ़िक्र है। प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या ये दोनों अभी भी अंदर हैं? मैं खुद जाकर चेक करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था कि वो लड़का जल्दी से बोला, अब देर हो गई है सर, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर आई ज़रूर थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये लड़की यहाँ से निकल गई है।
मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ होगा। उस वक्त मैं बाहर की तरफ था तो मैंने इसे जाते हुए देखा था। फिर भी अगर आपको अंदर जाकर चेक करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है तो देख सकते हैं। ये लड़की आधे पौने घंटे पहले यहाँ से निकल गई, और कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। फिर बेशक से आप मुझे 1 लाख रुपए क्यों ना दे दो, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। दृश्यम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। ओह! ये बोलते हुए उसने एक फ्रस्ट्रेशन भरी गहरी सांस ली। अगर वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ जाता तो आयत और शहर उसके सामने होती, लेकिन अब लोग वहाँ से निकल चुके थे तो उसका भी वहाँ पर रुकने का सवाल नहीं बनता था। गुस्से से लाल होते हुए वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए ही उसने एक बार फिर से आयत के नंबर पर कॉल किया, लेकिन अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मतलब ये लड़की आज पूरा दिन शहर के साथ घूमने वाली है। बेशक से ये शहर के साथ घूमने के बाद घर वापस ही आए, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। अगर आज रात ये घर वापस नहीं आई और कल कोर्ट में भी नहीं पहुंची तो सब बर्बाद हो जाएगा। आज और कल का दिन तो मुझे इस पर नज़र रखनी ही होगी, पर ये अगर अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं है तो अब ये शहर को लेकर कहाँ गई होगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें बड़ी हुई और अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए बोला, मॉल, पक्का ये मॉल में होगी, पर ये कौन से मॉल में जा सकती है। ये बोलते हुए उसका दिमाग अब और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा, और फिर उसे वही मॉल याद आया जिसमें वो पहली बार आयत से मिला था। उसने तुरंत गाड़ी उस मॉल की तरफ घुमा दी थी। वहीं दूसरी तरफ आयत के साथ शहर किड्स एरिया में थी और अच्छे से खेल रही थी, पर अब खेलते खेलते शहर पूरी तरह से बोर हो गई थी। वो बाहर आई और आयत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है मम्मा, मुझे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज चाहिए, प्लीज़ मुझे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खिलाओ ना। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, है ज़रूर। ये बोलकर उसने शहर का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर फूड एरिया की तरफ बढ़ गई। उसने एक स्टोर पर उसके लिए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर और साथ में अपना एक सैंडविच भी ऑर्डर किया, और फिर आकर टेबल पर बैठ गई। उन दोनों का फूड वहीं पर आने वाला था। वहीं उससे कुछ कदमों की दूरी पर 2-3 लड़के खड़े थे, जिनकी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थी। वो लोग शक्ल से ही चोर उचक्के टाइप नज़र आ रहे थे। शायद उनका मॉल में आने का इरादा ही यही था कि वो किसी को लूटने वाले हैं, और अब उनकी नज़र अचानक से आयत पर गई। आयत मुस्कुराते हुए शहर की तरफ देख रही थी। अब तक उनका फूड भी आ गया था। आयत ने अपने हाथों से शहर को खिलाना शुरू किया। उन लोगों की नज़रें आयत के हाथों और उसके गले पर थी, जहाँ पर उसने सोने की चैन और सोने की चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी, जिन पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। एक आदमी अपने चेहरे पर अपनी 2 उंगलियों से रगड़ते हुए बोला, मुझे लगता है काफ़ी मालदार पार्टी है ये, शायद इसके पर्स में कैश भी होगा। ये बोलते हुए उसने आयत के टेबल पर रखे हुए उसके पर्स की तरफ देखा, जहाँ पर से अब उसने अपना फ़ोन निकाला, पर दूसरे ही पल उसने अपना फ़ोन वापस अपने पर्स में डाल भी लिया। उसका मन अपना फ़ोन ऑन करने को कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर अपना फ़ोन ऑन नहीं कर रही थी ताकि दृश्यम को उसकी लोकेशन ना पता चल जाए। वो इतनी जल्दी उसे खुद तक नहीं पहुंचने दे सकती थी। शहर खाते खाते ही अचानक से बोली, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात पर आयत भी जल्दी से बोली, लेकिन ऐसे खाना बीच में छोड़कर आप वॉशरूम कैसे जा सकते हो बेटा। पहले आप अपना खाना फिनिश कर लो, उसके बाद मैं आपको वॉशरूम ले चलूँगी। शहर तुरंत बोली, नहीं मम्मा मुझे अभी जाना है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे जल्दी वॉशरूम लेकर चलिए। ये बोलते हुए वो खुद को हल्का हल्का हिला रही थी। आयत ने अब अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाया। सामने ही उसे वॉशरूम का बोर्ड नज़र आया, तो वो शहर की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलती हूँ। ये बोलकर वो शहर के साथ उठी और फिर वहाँ से जाने लगी। अभी उसने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे याद आया उसने अपना पर्स तो उठाया ही नहीं। वो तुरंत टेबल की तरफ वापस घूमी और फिर दूसरे ही पल उसकी नज़र उस आदमी पर गई जिसने उसके पर्स पर अपना हाथ रख दिया था। वो लोग तो खुश हो रहे थे कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। आयत खुद ब खुद अपना पर्स टेबल पर भूलकर जा रही है, लेकिन अब आयत को रुकते हुए देख उन लोगों के चेहरे का रंग भी एक ही पल के लिए उड़ गया था। आयत गुस्से से बोली, कौन हो तुम और मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया, छोड़ो मेरा पर्स। ये बोलते हुए वो आदमी की तरफ बढ़ने लगी,
लेकिन अचानक से ही उस आदमी ने आगे बढ़कर सहर का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। आयत के होश उड़ गए। सहर भी जोरों से चिल्लाई, मम्मा। अब तक वो अपने पर्स के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन अब उस आदमी के हाथ में सहर का हाथ देखकर उसकी जान निकलने को हो गई थी। और वो आदमी आयत की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने शोर मचाया तो अगर पूरा माल इकट्ठा हुआ तो तेरा पर्स तो जाएगा ही, साथ में तेरी ये औलाद भी जाएगी। आयत गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर तुमने मेरी सहर को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप मेरी बेटी मुझे वापस दो। तुम्हें मेरा पर्स लेकर जाना है, बेशक से तुम ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। उसकी बात पर वो आदमी हैरानी से बोला, लगता है तुझे पैसों की परवाह नहीं है। शायद काफ़ी मोटी पार्टी है और ऐसी मोटी पार्टियां ही तो हमें चाहिए होती हैं। अब चल जल्दी से अपनी चैन और अपनी चूड़ियाँ निकाल कर हमें दे, वरना तेरी ये बेटी तो गई। उसकी बात पर आयत की आंखें बड़ी हो गई। वो जोरों से चिल्लाई, चुप, एकदम चुप। खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी बेटी दो। उनका चिल्लाना सुनकर वहां आसपास जितने भी लोग थे वो सब अब आयत और उन आदमियों की तरफ देखने लगे थे। सहर भी अब बुरी तरह से रोने लगी थी। उन आदमियों ने भी सबकी नज़रें खुद पर महसूस कर ली थी। उनमें से एक ने चाकू निकाल सहर की गर्दन पर रखते हुए बोला, जल्दी से अपनी चैन और चूड़ियाँ उतार। जब एक गुंडे ने आयत को अपनी चैन और चूड़ियाँ उतारने के लिए कहा तो आयत ने तुरंत अपनी चूड़ियों को उतारना शुरू कर दिया था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। उसके लिए शहर से बढ़कर कुछ भी नहीं था, उसकी खुद की शान भी नहीं, तो वो 2-4 सोने की चूड़ियाँ उसके लिए क्या ही मैटर करती थी। उसने अपनी चूड़ियों को उतारा, फिर अपनी चैन को भी उतारने लगी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आयत, ये सब मत करो। अगर तुम इन गुंडों को ये सब दे दोगी तो इनकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये शहर की जगह किसी और को उठा लेंगे और उनसे भी इन सब चीज़ों की डिमांड करेंगे। शायद तुम्हारे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन किसी और के लिए कर सकती है। यह आवाज़ किसी और की नहीं, दृश्यम की थी, और दृश्यम की आवाज़ सुनकर आयत भी दंग रह गई थी। उसने सामने की तरफ देखा जहाँ पर दृश्यम खड़ा था। आयत गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे मामले से दूर रहो। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं तुम्हारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, तो तुम भी मेरे मामलों से दूर रहो। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और दुनिया जाए भाड़ में, मुझे दुनिया से क्या ही लेना देना। मुझे बस मेरी बेटी से मतलब है। ये बोलकर उसने उन गुंडों की तरफ देखा और बोली, आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए मेरी चूड़ियाँ, ये लीजिए मेरी चैन, बस मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए वो उन लोगों के सामने लगभग से गिड़गिड़ा रही थी। दृश्यम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम समझ क्यों नहीं रही कि तुम इनको बढ़ावा दे रही हो? आयत चिल्लाकर बोली, यू जस्ट शट अप मिस्टर मल्होत्रा। मैंने आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है क्या? मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, इससे आपको क्या ही मतलब है? और आप यहाँ पर आए ही क्यों हैं? उसकी बात सुनते हुए दृश्यम को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उन गुंडों की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने आयत से वो सब लिया तो और अभी इसी वक्त शहर को छोड़ो, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। दृश्यम मल्होत्रा नाम है मेरा, और मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर एक गुंडा तुरंत बोला, फिलहाल तो जो हम कर सकते हैं वो तू नहीं सोच सकता। तुझे क्या लगता है कि तेरे डायलॉग सुनकर हम लोग रुक जाएंगे? एक सेकंड नहीं लगेगा हमें इस लड़की की गर्दन उड़ाने में। ये बोलते हुए उस गुंडे ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू शहर की गर्दन के पास किया तो आयत जोरों से चिल्लाई, नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ प्लीज़ मेरी शहर को कुछ मत कहो। तुम लोग उस आदमी की बात मत सुनो। वो एक नंबर का पागल है। उसे कुछ पता नहीं है। उसे मेरी बेटी से क्या ही मतलब। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम लोग जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये चूड़ियाँ और चैन तो मैं तुम्हें दे ही रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगी। ये बोलते हुए वो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और अब वो गुंडे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब तक तो उनकी नज़र सिर्फ आयत की चैन और उसकी चूड़ियों पर थी, लेकिन अब उनका दिमाग चलने लगा था। उन्होंने आपस में इशारों से बात करनी शुरू कर दी। अगले ही पल उन चारों गुंडों के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उनमें से एक आयत की तरफ देखते हुए बोला,
काफ़ी मालदार पार्टी लगती हो तुम। मैंने तो पहले ही कहा था इन्हें कि दिखने में ही काफ़ी रईस लग रही हो तुम, और अब तुम्हारी इस रईसी का फ़ायदा उठाएंगे हम। उसकी बात पर दृश्यम ने गुस्से से मुट्ठियाँ कस ली थी, क्योंकि जिस चीज़ का उसे डर था वही चीज़ हो रही थी। आयत भी हैरानी से उन लोगों की तरफ देख रही थी, और अब वही गुंडा दोबारा बोला, अब हम तुम्हें तुम्हारी बेटी अभी नहीं देंगे, बल्कि जब देंगे जब तुम हमें पूरे 5 करोड़ रुपए कौश दोगी। फिलहाल हम तुम्हारी इस बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और अगर तुमने ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो तुम अपनी इस बेटी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए बेहतर होगा जाओ और जाकर हमारे लिए 5 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करो। उसकी बात पर आयत ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को पैसे देने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी बेटी को कहीं नहीं लेकर जाएंगे। दृश्यम उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। 5 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान इतने पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन आयत ने तो साफ साफ बोल दिया था कि वो पैसे देने से मना नहीं कर रही है। मतलब उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा। तभी वो इतनी आसानी से मान गई। वो गुंडा तुरंत बोला, लेकिन हम तो तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर हम तुमसे कैश नहीं ले सकते हैं, और ना ही हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुक सकते हैं। इसलिए जाओ और जाकर पैसों का इंतज़ाम करो। तुम्हारी इस बेटी को तुम्हारा नंबर तो पता होगा ना। उसकी बात पर सहर जल्दी से बोली, हाँ हाँ मम्मा, मुझे आपका नंबर याद है, आप ही ने तो याद करवाया था। आयत उसकी तरफ देखती रह गई। वो गुंडा हंसा और बोला, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही काफ़ी समझदार हो। अब जाओ और जाकर पैसों का इंतज़ाम करो, हम भी चलते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र अपने आसपास देखा, जहाँ पर बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन गुंडों के साथ लड़ सके। दृश्यम उन गुंडों को घूरते हुए देख रहा था। आयत की आंखों से आंसू बह रहे थे, और अब उन गुंडों ने अपने कदम पीछे की तरफ लेना शुरू कर दिए। उनमें से 2 आगे की तरफ देख रहे थे और 2 पीछे की तरफ, ताकि कहीं से भी उन्हें किसी तरह का कोई अटैक ना हो। और धीरे धीरे वो लोग एक्सलेटर की तरफ बढ़ने लगे थे। आयत रोते हुए बोली, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप लोग जहाँ जितने पैसे देने के लिए कहेंगे मैं दे दूँगी, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मेरी बेटी मुझे वापस दे दीजिए। वो गुंडे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस अपने कदम पीछे ले रहे थे। और आयत ने अब अचानक से कदम उनकी तरफ बढ़ाए और बोली, मैं अपनी बेटी को यूं ही कहीं दूर नहीं जाने दूंगी। ये बोलते हुए अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उस गुंडे ने चाकू एक बार फिर से सहर की गर्दन पर रख दिया, और सहर जोरों से चिल्लाई तो आयत के कदम वहीं पर रुक गए। सहर भी रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा, मेरे पास मत आना, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज़ मम्मा, मुझे बचा लो। प्लीज़ आप गंदे अंकल को जितने पैसे देने हैं दे दो, लेकिन प्लीज़ मुझे बचा लो। ये बोलते हुए वो भी बुरी तरह से रो रही थी, और आयत को भी हद से ज़्यादा बेबसी महसूस हो रही थी। वो गुंडे अब एक्सलेटर पर जा चुके थे, और आयत बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र दृश्यम पर गई। दृश्यम भी अपनी जगह पर खड़ा था और आयत की तरफ देख रहा था। आयत अब भागते हुए उसके पास आई और दृश्यम का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर मल्होत्रा, कुछ कीजिए ना, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाइए। मेरा इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों को कहिए ना कि यहीं पर रहें, मैं यहीं पर उनको पैसे मंगवा दूंगी। जितने पैसे मांगेंगे मैं दे दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बोला, तुम्हारी इसी बात की वजह से तो आज वो लोग शहर को लेकर जा रहे हैं, वरना वो उसे यहाँ से लेकर जाते ही नहीं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी पैसों की बात करने की। उसकी बात पर आयत गुस्से से बोली, मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे ना आप। यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में है, और आपको मुझे सुनाने की पड़ी है। मैं ही पागल हूँ जो मदद मांगने के लिए आपके पास आई। भला आप मेरी मदद क्यों ही करेंगे। आपको तो बल्कि खुशी हो रही होगी मेरी शहर को मुझसे दूर जाते हुए देख। ये बोलते हुए उसकी बॉडी पूरी तरह से शिविर कर रही थी, जैसे वो बात तो दृश्यम से कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। और दृश्यम उसकी बात सुनकर हैरान था। भला शहर को उससे दूर जाते हुए देख उसे क्या ही खुशी हो रही होगी। लेकिन अब उसने उन गुंडों की तरफ देखा जो नीचे पहुंच चुके थे, और फिर एक नज़र उसने आयत की तरफ देखा और बोला,
मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में इतनी नफ़रत क्यों भरी है, लेकिन दृश्यम मल्होत्रा में एटीट्यूड है, नफ़रत नहीं। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये बोलते हुए उसने आयत का हाथ कसकर पकड़ लिया था और फिर अगले ही पल वो तेज़ी से रेलिंग की तरफ भागा। आयत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहाँ जितने लोग मौजूद थे अब तक अपनी जगह पर खड़े थे और अब उन सब की नज़रें भी दृश्यम पर टिक गई थी। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्या हुआ? कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।